भी बाकी करगे और भी बना के करगे दौड़ने फिर साड़ी अपनी भी तफीक नहीं है करा दे भी कख नहीं है ना अस भी पढ़ा नहीं है डैडी उपर गया सारा खर्चा है कियां करना इसलिए करोना एक काम शाम भी बंद हो जाता अगर कोई छोटा मोटा कोई काम करा था वही बंद हो जाता कोई करो दोस्तों काइंडली करो इसे करो करो जनाब फ्री करो एड्डे दूरा भी थोड़ा जरूरी होना उठिए तो अभी आपने जो स्टिंग ऑपरेशन देखा उसमें साफ एक शख्स दिख रहा है, सरकारी मुलाजिम है वो, और पैसे लेकर कुछ कागज़ वो सौंप रहा है और बीच में ये भी कह रहा है कि अगर 1 महीने में बनाना है तो इतने पैसे लगते हैं, अगर 1 दिन में बनाना है तो इतने पैसे लगते हैं, यानी कि एक रेट जो फिक्स किया गया है उस पर बता रहा है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन की तरफ से कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, भ्रष्टाचार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, रिश्वतखोरी यहाँ पर नहीं चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार ये दावे कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म है यहाँ पर, जो रिश्वतखोरी है उस पर मतलब एक नकेल अगर कसी गई है, तो फिर ये कौन अधिकारी है, कौन मुलाजिम है जो पैसे ले रहे हैं, क्या इन पर भी अंकुश लगेगा? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेश माथुर जी हैं, काफ़ी जागरूक है और पूछेंगे क्योंकि इन्होंने ही ये पूरी कहानी जो है वो बताएंगे और क्या हुआ था इनके साथ और क्यों ऐसे हालात बन गए कि इन्हें ये स्टिंग करना पड़ा। नरेश जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नरेश जी पूरा मामला क्या है? ये स्टिंग जो स्टिंग में साफ दिख रहा है कि एक सरकारी मुलाजिम पैसे मांग रहा है, आरबीए का तो सर्टिफिकेट बनाना है और वो कह रहा है कि अगर इतने दिन में चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे, 1 दिन में चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे, और पैसे लेते भी वो दिख रहा है। जी मैं नरेश माथुर, रेजिडेंट ऑफ जो तहसील रामनगर ब्लॉक घोटी का रहने वाला हूँ और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। अभी बेसिकली 1.5 साल पहले की बात है, 2019 की बात है, कोई मार्च आई थिंक अप्रैल की बात है ये। हमें आरबीए बनाया हुआ था पहले, वो एक्सपायर हो गया था। अच्छा। तो दोबारा से रिन्यू करने में बोला कि दोबारा सेम फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। तो छोटे ब्रदर मेरे से छोटे हैं, वो जाते हैं तहसील ऑफिस में, तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं आरबीए बनाने के लिए। वहाँ पे फारूक अहमद एक बीसीजी सेक्शन रहता है और वो गिरदावर हैं। वो बोलते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको 20-25 हज़ार रुपया लगेगा, क्योंकि आपके फादर जो हैं वो अच्छी सैलरी लेते हैं, मोटी सैलरी लेते हैं, और मेरे फादर क्या है सिपाही भर्ती हो गए, अभी रिटायर हो गए हैं, वो साल उनको रिटायर हुए भी हो गया, तो वो इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो सर्टिफिकेट यहाँ बनता नहीं है। तो मैंने कहा, ब्रदर बोलते हैं कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट ये फीस थी क्या? 25,000? ये 2 नंबर का पैसा उनको चढ़ाना है पहले। अच्छा, ये उनकी फीस थी? हाँ, ये उनकी फीस थी। और वो उनका मानना ये है कि मेरे खिलाफ वो ऐसा है कि कोई आदमी, वो उनका एक प्रिंसिपल बन गया है कि मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा, हर कोई कुछ ना कुछ देख के ही जाएगा। वो ये यहाँ तक कहते हैं कि मेरे खिलाफ 2 विजिलेंस के केस चल रहे हैं, मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, अब मैं जितना लूट सकता हूँ मैं लूटूंगा लोगों को, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उनका और तहसीलदार का ये आपस में सारी टीम का नेक्सस है, और वो सारे किंग पिन ये लोग हैं, ये वहाँ पे लूटते हैं लोगों को, आम आदमी को। तो वैसे हम भी चले जाते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं तो ब्रदर को बोला जाता है कि ये ऐसे बनेगा, ऐसे मतलब बिना पैसों के बनेगा नहीं बनेगा। तो ब्रदर ने बोला कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो जस्टिफाइड है तो मैं डॉक्यूमेंट मेरे को इशू करना पड़ेगा। अब वैसे करिए, अगर नहीं है तो मत करिए, मेरे को डॉक्यूमेंट इशू, आरबीआई इशू मत करिए। बोलते ठीक है, करिए आप काम, देखेंगे फिर आप क्या इशू जेन्युइन है क्या नहीं है। क्या होता है, 3 महीने मेरा ब्रदर जो है, छोटे ब्रदर, वो रोज़ ऑफिस जाते हैं, वो मुसद्दी लाल चला ऑफिस सीरियल आपने देखा होगा, वैसे ही घूमते रहते हैं वो। 3 महीने में वो फाइल तहसीलदार ऑफिस से मार्क होके पटवारी तक नीचे नहीं पहुंचती है। तो ब्रदर बाद में मायूस हो के, अब बंदा डबल MA है, अब जब बंदा पढ़ रहा होता है उसको ऐसे लगता है कि दुनिया बहुत जैसे किताबों में लिखी है वैसी ही दुनिया है। अब सब छोटे ब्रदर हैं, वो उनको लगता है कि यहाँ तो ईमानदारी से काम हो जाता है, तो और हमने भी यही सीखा और यही पढ़ा है। तो मैं 3 महीने के बाद ऑफिस जाता हूँ, उसी गिरदावर से पूछता हूँ, मिलता हूँ जाके कि साहब ये माजरा क्या है, ये सर्टिफिकेट था, ये कहाँ, इसका स्टेटस क्या है? बोलते हमें नहीं पता जी, यहाँ बड़े सर्टिफिकेट आते रहते हैं, हमें क्या पता कौन सा स्टेटस है, कहाँ पे है। तो मेरे पास मैंने सारी फाइल फोटोस्टेट कॉपी रखी थी, तो मैं दिखाता हूँ ये फाइल है, तो हमें नहीं पता। वो बात टंकी करता नहीं है इंसान। नरेश जी,
ये जो आपने जो सर्टिफिकेट बनाना था, और आपके पास पुराने कागज तो थे? हाँ, मतलब पहले का ऑलरेडी सर्टिफिकेट था मेरे पास। तो फिर उसको ही रिन्यू करवाना था, तो उसी को देखकर तो ये रिन्यू होते हैं ना, पुरानी चीज़ों को तो देखकर वो बताएंगे, और एक सम के वही तो उसी के आधार पर तो बनेगा। बिल्कुल, लेकिन आज उन चीज़ों को नहीं माना। नहीं, आजकल इन चीज़ों को क्या इन्होंने बनाया हुआ है रूल के, अभी आपको नए सिरे से इशू होगा। चलो, हमने बोला जैसा भी है, जो पहले बना था तो हम एलिजिबल थे तभी बना था, अभी दोबारा भी हम एलिजिबल है तभी मांग रहे हैं। फिर ये क्या कहते हैं, मैं तहसीलदार के पास जाता हूँ, आप बड़ी मज़ेदार बात में गौर करिएगा, मैं तहसीलदार के पास से जाता हूँ जो अभी भी वहीं तहसीलदार हैं, कि सर मैं ऐसे मेरे पास सर्टिफिकेट था, कहाँ गया वो? तो एज़ पर पब्लिक सर्विस, पढ़ा लिखा होने का नुकसान हो गया मेरे को। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आपको 15 से 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट या तो देना है या रिजेक्ट करना है, तो मेरा कहाँ 3 महीने से। बोलते हैं आप बड़ा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट दिखाते हो हमको यहाँ पे, बोलते अगर आपको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट से कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो वकील ले आओ मेरे पास, मैं वकील को दूंगा, आपको नहीं दूंगा जी। मैंने कहा साहब आप एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट इशू करवाना होगा, अब मैं वकील लेने जाऊंगा, उसकी फ़ीस दूंगा पहले 25-30 हज़ार, फिर मेरे को डॉक्यूमेंट मिलेगा। बोलते हैं आप इतने कानून दिखा रहे हो तो ऐसे ही होगा फिर। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा आप मेरा स्टेटस, बोलते 3-4 दिन में आपका स्टेटस मिल जाएगा आपको, मेरे को नहीं पता यहाँ बड़े डॉक्यूमेंट आते हैं। मैंने कहा ठीक है, वही फाइल दिखाई थी मैंने उनको। 3-4 दिन के बाद साहब क्या करते हैं, वो मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करके दे देते हैं, मेरे को आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। वो किस लिए करते हैं कि मैंने उनको बोल दिया कि आप 3-4 महीने से मेरे डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, और गारंटी एक्ट के अंदर ऐसा रिजेक्ट किस आधार पर किया? हाँ, उन्होंने रिजेक्ट करते हैं कि इनकी इनकम ज़्यादा है। अब मैंने वहाँ पे उनको सवाल किया कि सर मेरे को जस्टिफाई करिए, बताइए, समझाइए मेरे को कि ये मेरे फादर का पे सर्टिफिकेट है, ये मेरी फैमिली की इनकम है, ये पटवारी ने रिपोर्ट डाली है, ये नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट डाली है, अब आपको कौन से बंदे ने बता दिया, कहाँ से सपना आया कि मेरी इनकम ज़्यादा है? जब मैं रिटर्न में एफिडेविट दे रहा हूँ आपको, डॉक्यूमेंट सारे दे रहा हूँ, वो मेरे डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो कहाँ से इनकम ज़्यादा हो, बताइए मेरे को। अब बोलते मैं आपको क्यों बताऊँ, आप कौन होते हो बताने वाले? मैं बताना होगा कि अपने हायर ऑफिशियल्स को बताऊँगा जब मेरे को पूछेंगे तो। मैंने कहा ठीक है, आप हायर ऑफिशियल को बताइए। मैंने क्या किया, जो सवाल उन्होंने मुझे नहीं बताने थे, मैंने RTI बनाई और वही सवाल RTI के माध्यम से उनसे पूछ लिए सारे सवाल। अच्छा। जो मैंने उनको पूछना चाह रहा था। और मैंने साथ में एक सवाल ऐड कर दिया कि मुझे 1 साल के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट इशू किए, मैं 15 जून 18 से लेकर 15-19 तक, उसकी डिटेल दे दीजिए साथ में, क्योंकि अगर मेरा डॉक्यूमेंट आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपने पीछे भी बनाए होंगे, अगर मेरा गलत है तो ठीक है मैं देख लूँगा, भाई मेरा गलत है, मुझे नहीं मिला। बोलते ठीक, वो यहाँ सारी ये RTI मना कर दी, ये पूरी फाइल जो बनाई हुई है ये मना की हुई है। आपको जवाब नहीं मिला? मुझे डॉक्यूमेंट का कोई 7 सवाल पूछे थे, किसी का जवाब नहीं मिला। जैसे कि मैंने उनसे कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कोई सीक्रेट पूछ लिए हो, जैसे मैंने उनसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की कोई टॉप सीक्रेट लीक करने के लिए बोल दिया हो। आप तो ये कह रहे थे कि RTI कानून और ज़्यादा सशक्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मुझे सारे सवाल मना कर दिए, सिरे से खारिज कर दिए कि हम ये सवाल। आप RTI कब लगाई आपने? ये मैंने RTI लगाई थी आपको साहब, मेरी ये ट्रेजरी रिसिप्ट जो है ये मैंने लगाई थी 15/6/19 को। 15/6/19 को मैंने RTI लगाई। अब मेरी RTI उन्होंने नहीं दिया जवाब। मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट अपीलेंट के पास चला गया, DI डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जो होते हैं, उनसे भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैं SIC के पास पहुंच गया, ये रजिस्ट्रार जो यहाँ पे रिसीव करवाई मैंने, ये मैं SIC के पास चला गया, SIC स्टेट। लेकिन ये बॉडी ही डिसॉल्व हो गई, क्योंकि वो 5 अगस्त को जो हमारा 370 के एप्लीकेशन के बाद हमारी बॉडी ही डिसॉल्व हो गई। अब ये मैं कहाँ जाता, मेरे पास तो कोई चारा नहीं बचा। और मैं क्या किया, मेनवाइल मैंने क्या किया, मैंने गवर्नर साहब, उन दिनों सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, मैंने गवर्नर सेल में, मैंने पहले भी कुछ कंप्लेनों का रिड्रेसल करवाया भी था इनफैक्ट, लेकिन वो उन दिनों गवर्नमेंट रहती थी हमारे पास, जो CM रहते थे, वो पुराने टाइम की बात है। तो मैंने फिर से, मुझे वो प्रोसेस मालूम था, मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे ग्रीवेंस लॉन्च कर दिया कि मेरा ऐसे जो कहानी यहाँ पीछे हुई थी, मेरे पास बीती, मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी। उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी फॉरवर्ड करी DC को, DC ने कर दिया, तहसीलदार को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। अब आप देखिए मज़ेदार बात कि बिल्ली के पास दूध रख दिया, आप इसकी रक्षा करो, इसकी रखवाली करो। वो कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन ए पर्सन जज एक्ट इन हिज ओन केस एज ए जज? अब अपने केस का जज थोड़ी हो सकते हो। मैंने चोरी की और मुझे बोल दिया कि अपने केस की जजमेंट लिख, मैं कैसे लिखूंगा? कोई चोर मानता है कभी किसी को मैंने चोरी की है? कोई क्रिमिनल मानता है कभी मैंने कहीं क्राइम किया है? कोई नहीं मानता है। तो उसी तहसीलदार को उन्होंने वो बना दिया इंक्वायरी ऑफिशियल इंचार्ज। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, RTI की इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए, नहीं मिली। मेरे पास दूसरा रास्ता था गवर्नमेंट के ऑफिशियल के पास जाना, नहीं मिला जवाब मुझे। अब इतनी देर में कोविड भी आ गया, तो मैं तो वैसे भी घर बैठ गया, ऊपर से नेट हमारे पास था नहीं, हमने बात संडे बस्ते में डाल दी।
फिर मैंने स्टेट विजिलेंस वालों को कॉल करने की कोशिश की और उनको मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे किस्सा है। तो बोलते आप हमें एप्लीकेशन दीजिए। फिर वही मुसद्दी लाल चलो ऑफिस ये 2-4 घूम ली और चलो। लेकिन मैंने वहाँ सोचा कि अगर मैं इनके पास जाता हूँ, ये मुझे जहाँ तक मुझे मालूम था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर इनके पास जाता हूँ ये मुझे पैसे देंगे और रंगे हाथ पकड़ने के लिए, तो ये बंदे को पकड़ेंगे। मैंने सोचा मुझे जो अक्सर देखने को मिलता है। हाँ, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं भी होता है और कई बार अखबारों में हाँ, नंबर लिख लेते हैं और रंग सा लगा देते हैं। बस मुझे लगा वही करेंगे, मतलब ट्रैप करने के लिए। बस मुझे लगा वही करेंगे। मैंने सोचा ये बंदे, आपने फिल्में और ड्रामे काफी देखे हुए हैं। वही मुझे लगा वही करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो बंदे को पकड़ेंगे जो एक बंदा लेगा इनसे, शायद वो मेन एम्प्लॉय हो ही नहीं, तो वो कहाँ से पकड़ेंगे। मैंने कहा मैं खुद एक काम करता हूँ। छोटे ब्रदर जो वही गए थे और मेरे से छोटे, हम 3 भाई हैं, तो इनको बोला, एक जानते नहीं थे, इनको कोई नहीं जानता था। आप जाते तो पहचान। हाँ, मैंने कहा आप जाओ, ऊपर से मास्क भी रखे थे हम लोगों ने। मैंने कहा आप एक काम करो, इनके पास जाओ, साहब के पास, बोलो आप एक ही सर्टिफिकेट बनाना, उसका रेट बता दो। बोलते हैं कि 11,000 रुपया लगेगा आपको। उन दिनों फॉर्म निकले हुए थे किसी चीज़ के, जो पीछे मेरे ख्याल से ये पंचायत अकाउंट शायद इसके ही फॉर्म थे। तो मैंने कहा 1 महीने का टाइम है सर, सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने छोटे भाई को बोला आप जाओ। तो मुझे सर्टिफिकेट तो बनाना नहीं था। अब तो मैं तो क्लियर हो चुका था, मैं सर्टिफिकेट नहीं बनाऊंगा। अब मैं इनको इनकी जो ये धंधा क्या चल रहा है वो दिखाऊंगा। तो भाई जाता है, बोलता है 11,000 रुपया लगेगा। नहीं जी हमारे पास पैसे नहीं है, क्यों, नेचुरली हम सारे, मैं पढ़ रहा हूँ, पापा रिटायर है, तो कहाँ से पैसा नहीं आएगा। तो हमने बोला कि कम करो, बोलता 7-8 हज़ार रुपये नहीं हम देंगे। तो 3,000 रुपये हम उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, बोलता बन जाएगा। पटवारी कहता है कि हमने एक दिन में ही बनाए हुए हैं, हमें यहाँ पर मतलब वो हमें खुद बताएगा कि दूसरी वीडियो में कबूलनामा करेगा, वहाँ जो बोलेगा कि बोलता है कि मेरा जो है रेट अलग अलग, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करता है वो। फिर वो पैसा लेता है और वो निकल जाता है, बोलता मिल जाएगा। फिर मैंने उसको बुलाया उसके बाद कि साहब मैंने आपकी वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, तो ये आपने पैसे लिए हैं हमसे। तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैंने बनाई हुई है, मैंने कहा वीडियो पहुंची है। अब मुझे क्या चाहिए, जो आरटीआई में मैंने सवाल दिए थे, मैंने कहा ये जवाब मुझे तुम दे दो, तुम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हो, तुम्हारे ऑफिसर दे नहीं रहे हैं, तो ये चोर हैं, डाकू। मैंने वहाँ पे बोला ये डकैती कर रहे हैं सीधे। तो मैंने कहा मुझे इसका रिकॉर्ड दे दो। बोलता मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हम भी मजबूर हैं, क्योंकि उसने अपने हायर ऑफिशियल के नाम लेता है उस वीडियो में। वो कहता है कि मेरे ये एम्प्लॉई जो हैं, मेरे से एक साइन करवाने के 10,000 रुपया, 50,000 रुपये, एक दिन में भी सर्टिफिकेट देते हैं। 50,000 रुपये लेके कोई इंक्वायरी नहीं होगी, सीधा पैसा दो, सब कुछ ले, जो इसने जो करना है कर लो। और मेरे पास खुद के ऐसे नाम थे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जो इवन के वही नायब तहसीलदार, जिसकी सैलरी मेरे पापा की सैलरी से ज़्यादा होगी, उसके खुद के घर के सारे लाइसेंस RBA बने हुए हैं। वही कौन से रूल, कोई तो रूल फॉलो उन्होंने भी किया होगा ना। मैं ये कहता हूँ हर बंदे के जो वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई है, मेरा सब। तो ये जब आपने जो स्टिंग किया, हाँ, आपने कहीं और भी इसकी शिकायत की है? हाँ, मैंने अभी तक जो मैंने बताया, मैंने गवर्नर स्टिंग की शिकायत मैंने किसी के पास नहीं की। मैंने आपके माध्यम से क्यों आया कि मुझे लगता है मेरा विश्वास ही उठ गया है। मैं इतने ऑफिसों में घूमा, मुझे लगता है किसी ऑफिस में कोई होता ही कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर महोदय को ये अपील करना चाह रहा हूँ, नए गवर्नर महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आए हैं, इस वीडियो को देखकर कोई एक्शन होना चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ, अपील करता हूँ कि काइंडली ये जो टर्माइट्स हैं, ये जो हमारे करप्ट ऑफिशियल्स हैं, इनको सस्पेंशन मत करिएगा। ये फिर पैसा दे के कहीं ना कहीं किसी को दूसरे फिर बहाल हो जाएंगे और फिर लूटेंगे। और मैंने आपको बताया नरेश जी, ये तो आप जागरूक है, आपने स्टिंग कर लिया, ठीक है। जो बेचारी भोली वाली जनता है, जो गाँव, आप भी तो गाँव के, जो और दराज इलाके से आते होंगे, जिन्होंने इस तरह के सर्टिफिकेट बनाने होंगे, आपको क्या लगता है आसानी से बन जाते होंगे? वो सारे पैसे देते हैं। और मैं इवन के मैं वही अपील कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनके खिलाफ इनको टर्मिनेट करें, एग्जाम्पलरी वर्क करें, एग्जाम्पल सेट करें। और अगर टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं तो मैं दूसरी अपील ये करना चाहता हूँ कि करप्शन को लीगलाइज कर दीजिए, रेट फिक्स कर दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट लेना है, माथे पे लिख दीजिए बंदे के या उस डिपार्टमेंट के अफसर पे, इसको इतने पैसे दो तो अपना काम कराओ। और दूसरी बात, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें पढ़ाना बंद कर दो, जो किताबों में लिखी जाती हैं, जो सच्चाई, जो अच्छी एथिक्स वाली, जो आइडल वर्शिप करी जाती है, गांधी, वो जो बड़े बड़े नाम, हम चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये ईमानदारी की बातें पढ़ाना बंद कर दिया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने पढ़ने के बाद सिर्फ अपनी आप को फ्रस्ट्रेशन देखी है, फ्रस्ट्रेट किया है ये बातें पढ़ने के बाद, सीखने के बाद। अदरवाइज यहाँ पे हर काम जो अगर रिश्वत, ये रिश्वत हो गई, यही जो आप कह रहे हैं, ये अगर लीगलाइज हो जाएगी तो फिर तो आपके कहने का मतलब ये होगा कि सारे काम आसानी से हो जाएंगे। हाँ, एटलीस्ट बंदे को पता होगा ना मुझे देने हैं पैसे। अच्छा, मतलब फीस तो दे, पता है ना उसको, भाई ये इसके माथे पे इतने मैंने देने हैं, इसको चिपकाए, इससे रेट लिखा हुआ है।
और उतरे लेकर जाएंगे। हाँ उतरे लेके, अब दिमाग में ये फितूर तो नहीं रहेगा ईमानदारी वाला। फिर ये स्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी, ना किसी को परेशानी, ना मुझे, ना उसको लेने वाले, ना जागरूक करने को लोगों को कि भाई ईमानदारी ईमानदारी क्यों बोलना है किसी को ईमानदारी। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, तो फिर ये जो नारे और जो ये जो बड़े बड़े ऑफिसर से भी अगर आप बात करोगे या क्लर्क से बात करोगे, वो कह रहे हैं कि नहीं जी सबके सब बड़े ईमानदार, हम किसी ऑफिसर पे वो नहीं कर रहे, लेकिन ये बता रहा है ना कि कितनी ईमानदारी है। सरकारें भी कहती है जी बड़ा काम अच्छा हो रहा है, और जो पीड़ित होते हैं वो कहते हैं जी हमने पैसे दिए हैं। पीड़ित पैसे देता है लेकिन मुलाजिम कहते हैं हमने लिए ही नहीं। खैर कोई भी तो चेक लेके तो लेगा नहीं रिश्वत, और ना ही वो दिखाएगा बताएगा, लेकिन कम से कम जो हालात होते हैं इस तरह के वैसे हालात पैदा होते हैं, सर्कमस्टेंशियल जो है एविडेंस होते हैं, उस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना इन चीज़ों। देखो कुछ चीज़ें जो है ना दिखती हैं, सबको दिख रही हैं, बस बोलने के लिए एविडेंस नहीं मिलती। आपको मालूम है तो वो देगा हाँ, चेक में कोई बैंक के खाते से ट्रांसफर करे। मैं बता रहा हूँ आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं सीधा अगर 100 रुपया गवर्नमेंट का कहीं से आता है, किसी वर्क के लिए आता है, तो 30-40 रुपये सीधे कमीशन के लिए रखे होते हैं। सबको मालूम है कमीशन जाती है, कोई बोलता नहीं है। और आप यकीन मानोगे कि बोलेगा कौन, सब जो आप ये एम्प्लॉय खुद बोलता है, और हमें भी मालूम है, ये बोलता है कि जब कोई डीसी साहब आते हैं, एडीसी साहब आते हैं, मंत्री साहब आते हैं, कोई बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, उनको जो बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं उनके कार्यक्रमों पे, वो कहाँ से आएंगे? हम अपनी सैलरी से थोड़ी देंगे। अब किसी की एम्प्लॉय की औकात है 10 रुपये की, वो खर्चे करता है 1000 रुपये के, वो कहाँ से करेगा? यही गरीब आदमियों का खून चूसेगा ना वो। आपको लगता है कि आपने ये जो स्टिंग किया और जिस तरह से आवाज़ उठाई, या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, या फिर वही इस पर कार्रवाई करने के लिए भी, करवाने के लिए भी आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे जिस तरह अभी आप मीडिया में लगा रहे हैं? देखो मैं यही उम्मीद लेके आया हूँ फिलहाल। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है, आदमी ऑफिसों में घिस जाता है, और ऑफिसों में घिसते घिसते वो ऊपर की टिकट भी काट लेता है, होता कुछ नहीं है। सिस्टम नहीं सुधरता हमारा, क्योंकि सिस्टम मैंने सुना है कि जो अच्छे लोग भी होते हैं ना, उनको भी मजबूर कर दिया जाता है कि जा तो हमें जा सिस्टम के अकॉर्डिंग बन जाओ, जहाँ रास्ता अपना अलग से कर लो। तो मैं उम्मीद लेकिन यही लेके आया हूँ गवर्नमेंट के सामने। और इवन के मैं अपने आपके माध्यम से एक और सेगमेंट को अपील करना चाह रहा हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, जो यूथ है, जो सोसाइटी के टास्क वेयर हैं, उनको अपील करना चाह रहा हूँ कि एक्सपोज द करप्ट नाम की एक कैंपेन चलाओ। मुझे लगता है कि मेरे मोहल्ले में नहीं, मेरे गांव में नहीं, मेरे सिटी में नहीं, हर जगह पे ऐसे लोग हैं। मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट में हर जगह पे चोर ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं। अनुभव आपका बता रहा है। हाँ, मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं, उनको एक्सपोज करें। पहले उनको समझाएं, समझाने पे नहीं समझते उनको एक्सपोज करें, ताकि एक सोसाइटी में एक अच्छा सिस्टम बने और हम इज्जत से चल सकें, इज्जत से काम कर सकें, और आम आदमी को परेशानी ना हो। और ये तो इनकी ड्यूटी है ना, ये सारे कागज बनाने की। देखो जब हम नौकरी लेते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है कि हम नौकर हैं गवर्नमेंट के, उन लोगों पब्लिक, वी आर पब्लिक सर्वेंट, लेकिन अपने आप को ये कभी नहीं मानते, पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते। हाँ, लिखते वक्त जरूर लिखते हैं कि हम सर्वेंट हैं, लेकिन उसके बाद ये भगवान बन जाते हैं। मैंने कहा जैसे उसकी तहसीलदार को वो बोलता है कि मेरी लंका में आके ये तुच्छ प्राणी इतनी सी बात बोलने की हिम्मत कैसे कर गया। अच्छा, फिल्मी डाला वो ऐसे बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने बोलने की। और हमारे पास जो ना बाबू कल्चर तो आपके सामने है, सारे लोगों के सामने है। इनके ऑफिस में कोई इनसे ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो ये बोलते हैं कि तू, तेरी औकात कौन है भाई? सारे काम रोक देते हैं उसके, चाहे जितने मर्जी अच्छे काम करना शुरू करते हैं। मतलब वो बंदा जितना मर्जी जेन्युइन हो, कभी काम नहीं करेंगे। उसको बताएंगे कि तेरी औकात ये नहीं है, मेरी औकात है यहाँ पे। धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो एक जागरूक नागरिक, और जागरूक तो हैं, लेकिन अपना ही काम जो सर्टिफिकेट बनाना था उसके लिए इन्हें इतना परेशान किया गया, और आखिर में इन्होंने उस करप्ट मुलाजिम को एक्सपोज करने का ठाना, जो आप वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो पैसे भी गिन रहा है और रेट भी बता रहा है। हालांकि दूसरा वीडियो ये कह रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करें आप दूसरा वीडियो भी हमें भेजिएगा, वो भी हम चलाएँगे, ठीक है? गुजारिश वो करके सवाल यही है कि मतलब कि एक जेन्युइन काम करवाने के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर साफ बिल्कुल सही कहा कि एक रेट लिस्ट बना दीजिए कि जो जो आपने काम करवाने हैं उसका ये रिश्वत इतने 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 देनी पड़ेगी, तब आपके काम होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये इनका अनुभव बता रहा है कि किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसे करप्ट मुलाजिमों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर वही भाषण और वही ऑफिसर्स के एथिक्स ये सामने मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं, और किताबों में सब कुछ हम पढ़ते भी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब भ्रष्ट अधिकारियों से या मुलाजिमों से इनका पाला पड़ता है आम जनता का, तो जनता पिसती रहती है, प्रताड़ित होती है,
लेकिन उसके मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। ये एक वीडियो है, स्टिंग ऑपरेशन है, जो प्रशासन की आंखें खोल सकता है। और अगर वाकई ईमानदार है JKUT प्रशासन, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो सरकारी मुलाजिम हैं इनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल देखते हैं कि ये रिपोर्ट कितनी कारगर साबित होती है और LG प्रशासन जो है वो कितना कड़ा कदम उठाता है। ये भी अब आने वाले दिनों में इस पर भी हम नज़र रखेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। No queue, no waiting, no security check. Just one click and delivery at your doorstep. We are F3. Fast, fresh, easy. Your online supermarket. कुछ भी, कहीं भी, कभी भी. जम्मू का अपना F3. Download now at Play Store and get 100 rupees cashback.